कांग्रेस पार्टी की यात्रा है तो क्या उसमें हुड्डा जी का होना जरूरी नहीं है, दिखाना जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वाकई में ही एक है, प्रदेश के अंदर एक हो गई, या सिर्फ सबको स्टेटमेंट ही देनी है उसमें? आज हरियाणा प्रदेश के हालात बहुत खराब है। हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लगातार अपराधी जो है उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ये यात्रा जो है ब्रजेंद्र जी की निजी यात्रा है। इसमें कोई जाना चाहे जाए, जो नहीं जाना चाहे ना जाए। लेकिन आप आप इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, आप लोग, मुझे लगता है 3-4 दशक का समय हो गया आपको राजनीति करते हुए। आज अगर एक मतलब आप इसको किस तरह से आकलन करते हैं? आज एक एडीजीपी लेवल का आदमी सुसाइड करता है, उनकी फोटो के साथ बी आर अम्बेडकर जी की फोटो लगा दी जाती है। वहाँ सुशील कुमार आत्महत्या करते हैं, उनकी फोटो के साथ भगत सिंह जी की फोटो रख दी जाती है। सरकार की कमी, सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार पहले दिन जो कंप्लेंट आई थी उसके आधार पे कार्रवाई कर देती, ना कोई फोटो लगनी थी, ना कोई ऐसा ही नहीं सुसाइड करना था। सरकार तो चाहती थी कि जातीय दंगे हों, जात दो भाग में पड़े, किंतु प्रदेश की जनता ने सूझबूझ से काम लिया और हरियाणा प्रदेश आज उसी माहौल में है जिस भाईचारे से पहले रहता था, आज भी रह रहा है। जो भी सरकार आती है और सरकार कहती है बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन ये कभी ऐसा लगता है कि जैसे कभी खत्म ना होने वाला मुद्दा है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपने सरकारें चलाई हैं, कि ये प्रॉब्लम कहाँ है? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आज अगर अपराध बढ़ रहा है तो वो बेरोजगारी की वजह से, नशा बढ़ रहा है तो वो भी बेरोजगारी की वजह से बढ़ रहा है। सरकार का रोजगार देने में कोई ध्यान नहीं। सरकार की और बीजेपी की नीति है प्राइवेटाइजेशन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो जिसका नाम है निष्पक्ष, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। जी हाँ, और इस शो के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जिस भी नेता के साथ बात करें पूरी निष्पक्षता के साथ और उन हर तथ्यों पर बात करने की कोशिश करें जो आपके हमारे जानने के लिए जानने ज़रूरी हैं, और सीधा जनता के दिल की बात इस कार्यक्रम के माध्यम नेताजी से पूछने की कोशिश करते हैं। और कौन सी हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर जो बातें हैं जो इस समय सबसे ज्वलंत हैं, ऐसे मुद्दे जो इस समय पूरी राजनीति के अंदर जो जिसको कहते हैं कि जिसका ध्यान केंद्रित है, लोगों का ध्यान केंद्रित कर रखा है, उन मुद्दों पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ निष्पक्ष के अंदर थानेसर से विधायक श्री अशोक अरोड़ा जी मौजूद है। अशोक अरोड़ा जी के बारे में बता दूं, इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत समय तक प्रदेशाध्यक्ष रहे, बड़े कद्दावर नेता हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए थे 2019 के अंदर। 2019 में जब शामिल हुए तो टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी से, बड़े ही नैरो मार्जिन से, मुझे लगता है 500-600 वोटों के मार्जिन से, बड़ी नैरो मार्जिन से वो चुनाव हार जाते हैं। इस बार 2024 में फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन पर विश्वास जताया जाता है और इस बार वो पूर्ण रूप से विश्वास पर खरा उतरते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पिछली बार के विधायक रहे और जिसको कद्दावर नेता कहा जाता है, सुभाष सुधा को, उनको परास्त करते हुए विधानसभा में पहुँचते हैं। अशोक अरोड़ा जी थानेसर के साथ साथ पंजाबी बिरादरी के एक बड़े सशक्त नेता हैं और कांग्रेस पार्टी में जिसको कहते हैं कि आज भी बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की बात रखते हैं, वो चाहे जनता के बीच में जाके बात रखनी हो या विधानसभा के अंदर जनता की नुमाइंदगी करते हुए बात रखनी हो। तो बेहद आदर के साथ स्वागत करते हैं श्री अशोक अरोड़ा। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत दीपक जी आपका, अशोक जी, आपके देखने वाले सभी दर्शकों का भी। अरोड़ा जी, सबसे पहले तो बात करते हैं, अभी सद्भावना यात्रा चल रही है, पहले इससे शुरुआत करते हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी का मैं एक बयान सुन रहा था, ब्रजेंद्र सिंह जी ने कुछ समय पहले बयान दिया था कि सभी लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपने मन मुटाव छोड़कर एक होना होगा और बीजेपी को अगर परास्त करना है तो एकजुट एक मुट्ठी बनकर काम करना होगा, नहीं तो बीजेपी की पार्टी काबू नहीं आएगी। ये उनका पब्लिकली एक दिया हुआ बयान है। अभी हाल ही में 1 साल के इंतज़ार के बाद एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फिर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है, राव नरेंद्र जी को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाती है। साथ ही साथ उसके तुरंत बाद सद्भावना यात्रा शुरू हो जाती है ब्रजेंद्र सिंह जी की पूरे हरियाणा में। उनसे जब पूछा जाता है कि आप बात तो करते हैं कि आप सबको साथ लेके चलना चाहिए, एकजुट होना होगा, एक मुट्ठी होना होगा, तो फिर आप पार्टी लेके जा रहे हैं लेकिन आपके एलओपी उसमें नहीं आए, उनकी तरफ से लोग नहीं आए। तो वो कह रहे हैं हमने तो सबको आमंत्रण दिया और ये शायद हमने अप्रूवल पहले से ले रखा था। हुड्डा जी ने भी शायद ऐसे ही बयान दिया कि उन्होंने मेरे घोषणा से पहले का अप्रूवल ले रखा था। चलिए मान लिया अप्रूवल ले रखा था, लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस पार्टी की यात्रा है तो क्या उसमें हुड्डा जी का होना जरूरी नहीं है, दिखाना जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वाकई में ही एक है, प्रदेश के अंदर एक हो गई, या सिर्फ
सबको स्टेटमेंट ही देनी है उसमें। देखिए दीपक जी, आपने यात्रा का जिक्र किया। आज हरियाणा प्रदेश के हालात बहुत खराब है। हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लगातार अपराधी जो है उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर और भी दिखते हैं, परंतु मैं पहले बाकी जिक्रों को बाद में करूँगा। आपने सद्भावना का जिक्र किया है। हमारे प्रभारी जो बीके हरिप्रसाद से जब आप लोगों ने पूछा था, उन्होंने यही कहा था कि ये यात्रा जो है ब्रजेंद्र सिंह की निजी यात्रा है, इसमें कोई जाना चाहे जाए, जो नहीं जाना चाहे ना जाए। परंतु मेरा एक मानना है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी कांग्रेस का नेता इस प्रकार की यात्रा निकालता है जो लोगों को जोड़ने के लिए हो, तो उनको सबको बुलाना भी चाहिए और सबको जाना भी चाहिए। जो जोड़ने के लिए यात्रा होती है, लोगों की सद्भावना पैदा करने के लिए है, परंतु उनको भी इसके लिए लीडर ऑफ ओपोजिशन और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को न्योता देना चाहिए कि आप भी यात्रा में शामिल हो। तो आप मानते हैं कि उन्होंने अभी तक न्योता गया नहीं है लीडर? मुझे नहीं पता, मेरे पास तो लेटर आया था उनका जी, मेरे को तो उन्होंने निमंत्रण दिया, परंतु मैं फिर भी कहता हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े नेता हैं हरियाणा प्रदेश के और पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। उनको स्वयं बीच में सबको इकट्ठा करके साथ चलाना चाहिए ताकि लोगों में पता लगे कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते बनते रह गई और प्लेट सामने से उठा के ले गए भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए। तब भी एक आ जाता था कि कांग्रेस के अंदर इतने सारे गुट हैं, सब कुछ है, इन गुटों की वजह से ही अगर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती, वो सामने आने को तो दिखते हैं कि सारे एक साथ होकर लड़े, एक ही मंच पे आ गए, लेकिन अंदर से एक दूसरे को काट रहे होते हैं कि इसके कैंडिडेट को हराना है ताकि ये कहीं बाजी ना मार के ले जाए। अब इसी में अगर मैं सद्भावना यात्रा की अगर आपसे बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की चीज़ देखने को नहीं मिलती। हम आप लोग सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है और पूरे देश भर में, वहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई नेता अपनी यात्रा निकाल जाए और वहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष ना हो, लीडर ऑपोजिशन ना हो या उनका मेन नेता ना हो। वहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है। शायद यही कारण नहीं है कि जिसको आपको लगता है कि वो 2019 में भी लोग बीजेपी को बदलना चाहते थे, 2024 में भी लोग बदलना चाहते थे। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक हवा थी कि बीजेपी सरकार जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही, लोगों में कमी नहीं थी, लोग सरकार बनाना चाहते थे। कहीं ना कहीं जो कमी रही है उसके लिए कमेटी बनी हुई है, उसमें सारा मंथन होना चाहिए। और मैं कहता हूँ इससे पहले ही होना चाहिए कि किस प्रकार की हमारी जो सरकार, लोगों की सरकार, ये सरकार कांग्रेस नहीं बना रही थी, लोग बना रहे थे। लोग बीजेपी को बदलना चाहते थे, कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। वहाँ पे कोई ना कोई कमी रही। बाकी जो बात आपने कही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी में तो कांग्रेस से ज़्यादा अनुशासनहीनता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टेजों पे लड़ते हैं, जिनको जगह नहीं मिलती, वो लड़ पड़ते हैं। ऐसी कोई यात्रा भारतीय जनता पार्टी में मैं निकाल सकता? मैं कह रहा हूँ भी आप ये इस तरह के अनुशासनहीनता है, परंतु यहाँ तो उन्होंने अनुशासनहीनता नहीं, उन्होंने कहता जो उनका बयान है कि हमने हाईकमान से इसकी इजाज़त ली हुई है, तो उन्होंने इजाज़त ली है तो ठीक है, यात्रा निकाल लें अपने। अब इसी ये हाईकमान और हाईकमान का नाम लेकर ऐसी यात्राएं निकल जाती हैं। कम से कम ये तो देखना था कि अभी लीडर ऑपोजिशन घोषित हुआ, अभी उनकी यात्रा पहले से शुरू हो चुकी थी ना। उस टाइम में लीडर ऑफ ओपोजिशन और नए नान पार्टी के नए अध्यक्ष बने थे, बल्कि मेरा ये मानना है कि उनको जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे चौधरी उदयभान से भी इजाज़त लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं, हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फिर से लीडर ऑपोजिशन अनाउंस किया गया, राव नरेंद्र जी को प्रदेशाध्यक्ष दिए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो एक बड़े कद्दावर नेता है, कांग्रेस पार्टी के 2 बार मुख्यमंत्री रह लिए, सांसद रह लिए, 2 बार लीडर ऑपोजिशन रह लिए। तो लगातार सबसे बड़ा जिसको आज कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में बात करें वर्चस्व उनका है, मैक्सिमम कैंडिडेट उनके जीत के आए। क्या लगता है कि 2 चीज़ें मैं इस सवाल में पूछना चाहूँगा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही लीडर ऑपोजिशन बनाना था तो 1 साल का इंतजार क्यों? ये काम तो सरकार जब बनी थी भारतीय, उसके तुरंत 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, तो 1 साल का समय क्यों लगा? दूसरा, अगर आज उनको बनाया गया है तो क्या आपको लगता है कि जो जोड़ीदार या जो उनके साथ उनका जो साथी उनको दिए गए उदयभान जी की जगह पे राव नरेंद्र जी, क्या करिश्मा कर पाएंगे वो? देखिए, पार्टी हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और सभी मेजोरिटी ऑफ एमएलए उन्हीं को चाहते थे। और मैं कहता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के एक मजबूत नेता है,
10 साल तक हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने काफ़ी काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष की बात है, प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। उनके फादर भी MLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, खुद भी 3 बार MLA रहे हैं। और हाईकमान जो फैसला करता है तो कहीं ना कहीं उनकी सोच जो होती है कि एक बड़े वर्ग को साथ लगाया जाए, उस सोच के तहत, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दोनों से पार्टी को फायदा होगा। प्रदेशाध्यक्ष के नाम की जब चर्चा चल रही थी तो अशोक अरोड़ा जी का नाम भी चर्चा में कई बार आया, गीता बुक्कल जी का नाम भी आया। तो अगर प्रदेशाध्यक्ष ही बनाना तो किसी ऐसे आदमी को बनाते हैं कि जो खुद जीत कर आया है, जिस पे जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। राव नरेंद्र तो खुद पिछले लगातार 3 चुनाव हारे हैं, उसके बाद किसी ऐसे आदमी को प्रदेशाध्यक्ष ऐसा कुछ नहीं होता नरेंद्र जी, दीपक जी, कि जो जीतता हुआ वही बनाए। नहीं, बट मैं मोहनलाल बडोली कौन सा चुनाव जीत गए थे, वो भी बने थे। तो अभय सिंह जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रामपाल माजरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है कि चर्चाएं चलती हैं, कोई तो कारण होगा ना, 3 बार लगातार चुनाव आ रहे हैं, चर्चाएं चलती हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा। उस पर ठीक है, नाम आते हैं सीनियर लोगों के, गीता बुक्कल जी का भी नाम आया, बता रहे हैं आप लोग, जैसे मेरा नाम भी चर्चा करते। तो आखिर हाईकमान एक जो निर्णय लेता है उस सब लोग स्वागत करते हैं, हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। अगर अभी हम बात करें, हाल फिलहाल में हरियाणा के अंदर एक मुद्दा बड़ा ज्वलंत रहा। एक ADGP लेवल के अधिकारी ने सुसाइड किया, IPS अधिकारी ने सुसाइड किया। उसके बाद उसको लेकर बहुत दिनों तक ये मामला गर्म रहा, क्योंकि उनकी जो वाइफ है PM नीत कुमार, वो खुद एक IAS ऑफिसर हैं। जब उनके पति के साथ ये घटना हुई, या जो ये घटनाक्रम हुआ, वो उस समय मुख्यमंत्री के साथ जापान दौरे पर थी, ऑफिशियल दौरे पर थी। वापस आती हैं, उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। उनकी मांग थी कि पोस्टमार्टम सारा हो गया, प्रोसेस हुआ, वो उनकी डिमांड ये थी कि भाई DGP और उनके खिलाफ FIR की जाए, जो SP जानिया है। उसी दौरान ये अभी मुद्दा चल रहा था कि एक सब इंस्पेक्टर ने, सुशील कुमार ने, वहाँ पर भी सुसाइड कर लिया। ओवरऑल इस मामले पर आप क्या देखते हैं कि इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हरियाणा प्रदेश के एक सीनियर IPS अधिकारी और एक दूसरे पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या की। सवाल ये नहीं है कि पूर्ण कुमार जी की हत्या हुई या ASI की हत्या हुई, सवाल व्यवस्था का है कि किस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है। 7-7 दिन तक एक IAS विधवा अपने पति का शव रख के बैठे रहे और सरकार कुछ भी न करे। आखिर एक सिस्टम है, छोटा सा कोई वाक्य हो जाता है, कोई भी छोटा व्यक्ति सुसाइड नोट रखा है, सुसाइड नोट के आधार पर FIR हो जाती है। आपने देखा नहीं, कोई ये आपके पंजाब का जो पूर्व DGP है, उसके बेटे का सुसाइड है, 3rd पर्सन ने उनकी एप्लीकेशन दी, उनके पूरे परिवार के खिलाफ FIR होगी। तो बाकी विषय है जांच का। तो जो उनकी मांग थी उसको अगर पहले दिन मान लिया जाता तो इतने दिन जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक टेंशन बनी रही, लोगों को सरकार जातीय नाम पे बांटने का भी प्रयास सरकार की तरफ से हुआ। तो जो एक सिस्टम है कि किसी के खिलाफ कंप्लेंट आती है, आजकल तो कंप्लेंट आप ऑनलाइन दो जब भी FIR होती है, तो अगर उस समय ही FIR करके जांच हो जाती, जांच में अगर कोई दोषी होता उसको सजा मिल जाती, कोई निर्दोष होता छूट जाता। तो FIR होना कोई दोष सिद्ध नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो इतना इसमें विलंब हुआ, उसके बाद वो जानबूझ के विलंब किया गया ताकि हरियाणा के प्रदेश के जो शांति प्रिय लोग हैं इनको जात के नाम पे बांटा जा सके? लेकिन आप अरोड़ा जी, जैसे आप इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, आप मुझे लगता है 3-4 दशक का समय हो गया आपको राजनीति करते हुए। आज अगर एक मतलब आप इसको किस तरह से आकलन करते हैं? आज एक ADGP लेवल का आदमी सुसाइड करता है, उनकी फ़ोटो के साथ BR अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगा दी जाती है, वहाँ सुशील कुमार आत्महत्या करते हैं, उनकी फ़ोटो के साथ भगत सिंह जी की फ़ोटो रख दी जाती है। क्या लगता है कि आपने किसी जो भी मुद्दा, पहली बात तो आत्महत्या करनी नहीं चाहिए किसी आदमी को, लेकिन चलिए जिस भी कारणवश किया हो, उनको इस तरह की चीज़ें देना, और फिर वो, मैं आपको कहूँ ये सरकार की कमी है, सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार पहले दिन जो कंप्लेंट आई थी उसके आधार पे कार्रवाई कर देती, ना कोई फोटो लगनी थी, ना कोई ASI ने सुसाइड करना था। तो ये जो जातीय रंग देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है, ये उसी का नतीजा है। और मैं तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूँ कि सरकार तो चाहती थी कि जातीय दंगे हों, जात दो भाग में बटे, परंतु प्रदेश की जनता ने सूझबूझ से काम लिया और हरियाणा प्रदेश आज उसी माहौल में है जिस भाईचारे से पहले रहता था, आज भी रह रहा है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं अरोड़ा जी, क्योंकि ये मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है। पुलिस के इतने सीनियर अधिकारी आत्महत्या कर लेंगे,
पिछले कई दिनों के अंदर कई महीनों में ऐसे इंसिडेंट हुए कि जहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को थ्रेट्स आई, कई लोगों को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई गैंगस्टर्स के द्वारा और मार दिया गया। इस तरह की जो व्यवस्थाएं, आप इतने साल से हरियाणा को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की इतनी फ्रीक्वेंट चीज़ें पहले होती थी? क्योंकि अब हर आदमी को थ्रेट कॉल्स आ जाती है, जब बस सिर्फ ये पता लगने की दे रहा है कि उसके पास वो धनाढ़ आदमी है। ये बड़ा चिंता का विषय है। हरियाणा विधानसभा के अंदर हम काम रोक को प्रस्ताव लेके आए थे और उस पर बोलते हुए मैंने कहा था कि इसमें आप ये आंकड़े देना कि पहले इतने केस हुए, अब इतने हुए, इतनी कमी आई है, इतनी बढ़ोतरी हुई, ये नहीं बात होनी चाहिए। हम सबको चिंता करनी चाहिए, पूरे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हरियाणा प्रदेश में आफ्टर ऑल तो हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री जी आज जापान गए, अभी होके आए, आपने जैसे जिक्र किया। निवेश क्यों लाने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ जो निवेश है यहाँ से भी चले जाएंगे अगर यही चलता रहा। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात छोड़ो, हमारा छोटा सा शहर है, कुरुक्षेत्र है, लाडवा है, सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है लाडवा, सीएम सिटी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ अकेले सितंबर महीने के अंदर 5 जगह गोलियां चली, आईलेट सेंटर पे गोलियां चली, शराब के कारोबारी पे गोलियां चली। और लाडवा के एसएचओ का बयान है कि हमने 9 व्यापारियों को सुरक्षा दी हुई है जिनसे थ्रेट हुआ है। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री का ये कह देना कि गुंडे हरियाणा छोड़ दें, इससे काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री को चाहिए कि जितने भी पुलिस के काम है, मैंने विधानसभा में कहा था, पुलिस को पुलिस का काम करने दो। आप ये रोजाना कोई ना कोई इवेंट्स करते हैं, पुलिस को इवेंट्स में लगा देते हैं और गुंडे अपना पकड़े नहीं जाते। अगर पुलिस को ईमानदारी से पुलिस के काम पे लगाएं तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हरियाणा पुलिस इतनी सक्षम है कि हरियाणा प्रदेश में गुंडों की कोई जगह नहीं। लेकिन आपने कभी इतने साल से राजनीति में कभी आपने देखा कि इस फ्रीक्वेंसी के साथ जिस तरह से थ्रेट्स आ रही हैं, जिस तरह से ऐसा कभी नहीं इंसिडेंट हो रहे हैं, इतनी गुंडागर्दी कभी किसी राज्य में नहीं हुई। जो आज असल में क्या है, गुंडों का डर खत्म हो गया, पुलिस का डर, क्योंकि पुलिस के पास समय नहीं है और पुलिस का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर राजनीतिक लोग पुलिस का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से अगर गैंगस्टरों का साथ ही राजनीतिक लोग देंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी। आपने बात करी जैसे गुंडागर्दी की और आपने व्यवस्था की बात की, आपकी थानेसर के अंदर ही नगर परिषद की मीटिंग हुई, वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, वीडियो भी काफ़ी सामने आया, लोगों ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। पार्षद प्रतिनिधि थे वहाँ पे, थानेसर के विधायक के साथ बहस बसाई होती है और बड़ी ऊंची आवाज़ में होता है। उसके बाद अशोक अरोड़ा जी का स्टैंड क्या रहा इस बात के ऊपर? मेरे स्टैंड की बात नहीं है, मैंने तो एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। नगर परिषद की मीटिंग से पहले एक लेटर निकाला जाता है ईओ द्वारा नगर परिषद के कि केवल जो पार्षद हैं वहीं आएंगे, उनका प्रतिनिधि पति या कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपकी लेटर के अनुसार वो मीटिंग चलनी चाहिए। और एक तरफ तो महिलाओं की मजबूती की बात होती है, महिलाओं को आरक्षण दिया था स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी बिल पास किया, विधानसभा और पार्लियामेंट में आरक्षण देने का। और दूसरी तरफ उनको आप दबाने का काम करते हो, और वहाँ जो झगड़ा हुआ सबने देखा। परंतु मेरा कहने का एक ही है, बड़ी दुख की बात है कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बैठ के उनको क्लीन चिट देते हैं कि वो तो छोड़ने गए थे। मुख्यमंत्री जी अगर ये बयान देगा तो कौन कार्रवाई करेगा? तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था वहाँ भी कि एक तो राजा हरिश्चंद्र थे जिनके न्याय को वो लोग आज तक भी मानते हैं कि अपने बेटे के लिए भी न्याय नहीं छोड़ा था, और एक धृतराष्ट्र है जिसको आज भी लोग बुरा मानते हैं, आप हरिश्चंद्र पढ़ो, परंतु मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसमें आपकी पार्टी की तरफ से स्टैंड नहीं आया? अभी पार्टी का क्या, पार्टी के विधायक के साथ एक नगर बात देश के प्रजातंत्र की थी। प्रजातंत्र में जो प्रोटोकॉल विधायक को मिला हुआ है उस प्रोटोकॉल की थी, उस व्यवस्था की थी जो हमारे संविधान में, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं कही अभी तक। अभी हरियाणा प्रदेश की बात करें, आपकी पूर्व में पार्टी रही इंडियन नेशनल लोकदल। 25 सितंबर को अभय सिंह चौटाला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जाने के बाद रोहतक के अंदर पहली रैली करी, जो कि उनके जन्मदिवस पे करी थी, जो कि अपने आप में कामयाब बताई जाती है। अभय सिंह चौटाला ने भी बड़ी मजबूत स्टेटमेंट दी, रोहतक में जाकर करी, जिसको हुड्डा का गढ़ माना जाता है। क्या देखते हैं कि अभी जिस तरह से ये परिवार अलग हुआ था, जेजेपी ने बीजेपी के साथ जुड़कर पिछले सहयोग में पार्टी सरकार चलाई,
इंडियन नेशनल लोकदल दोबारा से जिस तरह से रिवाइवल मोड में और एग्रेसिव हो रही है, आप क्या देखते हैं जो उनकी रैली के मायने क्या हैं, जो उन्होंने भी जन्मदिन, हालांकि वो जन्मदिवस पर करी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के, लेकिन आज आपको क्या लगता है कि क्या उनकी पार्टी प्रदेश के अंदर एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर आवाज़ उठा पाएगी? चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश के कमेरे वर्ग के बहुत बड़े नेता थे। उनको लोग श्रद्धा से नमन करते हैं, मैं भी उनको नमन करता हूँ, और बहुत लंबे समय तक हमने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करके उनके जन्मदिन मनाए। तो रोहतक के अंदर मनाए या सिरसा के अंदर मनाए, कुरुक्षेत्र में मनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी देवीलाल के प्रति लोगों का प्यार है, लोग जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। और रही बात, आप विकल्प की बात करते हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी का विकल्प है और कांग्रेस ही आगे सरकार बनाएगी। अभी पिछले दिनों आपने विधानसभा में बड़ी मुखरता से आवाज़ उठाई थी। अगर हम किसानों के मुद्दे को लेकर बात करें तो बाढ़ वगैरह आई, उसको लेकर बहुत नुकसान हुआ, मुआवजे की बात की, तो आपने जो उसको लेकर कुछ लगता है कि सरकार से आश्वासन मिला किसानों को जो उचित मुआवजा मिलने की, उस पर क्या कार्रवाई आगे हो रही है? बरसात की वजह से आपकी ड्रेनों की और नदियों की सफाई और उनकी माइनिंग ना होने की वजह से हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसानों की फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया 7 से 15 हज़ार तक, जबकि किसान का 25,000 रुपये तो खर्च आ चुका था, क्योंकि जीरी लग चुकी थी, बाढ़ बाद में आई, मुआवजा उनको नहीं मिला। और उसके बाद एक तो पानी की मार पड़ी, और अब मंडियों के अंदर जब धान आया, बरसात की वजह से उसकी ईल्ड कम निकली, और ऊपर से जो रेट था 2389 रुपये, उसमें 600 रुपये क्विंटल के कट लगे। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना MSP 24 पे दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की अपनी मंडी पिपली के अंदर हो, कुरुक्षेत्र के अंदर हो, 1800-1700 रुपये लोग जीरी बेचने पे मजबूर हुए। तो मैंने पहले भी कहा था, आपके माध्यम से आज फिर कहता हूँ कि किसान जो है हरियाणा प्रदेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान ही कमज़ोर होगा तो हमारा प्रदेश कमज़ोर होगा। इसलिए हरियाणा प्रदेश की सरकार को जहाँ जिनकी खराब हुई उनको मुआवजा 50-60 हज़ार रुपये कर देना चाहिए। उसके साथ साथ 1,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान को बोनस देना चाहिए, ताकि वो आगे हौसले से और पैदावार कर सके। तो आपने जब विधानसभा में बात रखी तो किसी तरह कोई आश्वासन दिया या सिर्फ कोई, मैं कहता हूँ ना, कोई भी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहे जाए, हरियाणा विधानसभा के अंदर हंस के टाल देते हैं। हमने कुरुक्षेत्र के डंपिंग पॉइंट आप जाके देखना, अभी आप कुरुक्षेत्र आए हुए, ब्रह्म सरोवर जो हमारा एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है, धार्मिक, उसके पश्चिमी तट पे डंपिंग जोन बनाया हुआ है कूड़े का। इतनी स्मेल वहाँ आती है, तीर्थयात्री हजारों लोग आते हैं। मैंने विधानसभा में कहा, मुख्यमंत्री जी आपने DC को भी आदेश दिए थे कि उसको हटाओ, तो अब भी नहीं उठाया। उसको भी अब मजाक में लेके कहने लगे कि आप मुझे मिलते रहते हैं, वहीं बता दियो। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री को मजबूर नहीं, मजबूत बनना चाहिए। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें अरोड़ा जी, तो कुरुक्षेत्र में एक बड़े सालों से एक लंबित मामला है बाईपास का। बाईपास की सुनने में आता है कि DPR भी तैयार है, लेकिन कारण क्या है कि अभी तक वो जो है बाईपास बन नहीं पा रहा। कमी कहाँ है? सरकार की तरफ से कमी है या सिस्टम का फेलियर है? देखिए, बहुत ज़रूरत है कुरुक्षेत्र को बाईपास की, और पिछले बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं बनना भी चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र में लगातार जाम रहता है। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप लगातार ये कहते हो कि बाईपास बनेगा, और जब विधानसभा में क्वेश्चन लगाया जाता है आप कहते हो कोई योजना नहीं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग हुई 2041 के मास्टर प्लान को लेके, एक तरफ तो रिंग रोड की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने जब DC से कहा कि आप रिंग रोड की चर्चा कर रहे हो, पर बाईपास बनना है, देख लेना कभी रिंग रोड और बाईपास आपस में टकराना जाए। वो कहने लगे बाईपास की हमारी है नहीं। जहाँ तक उसकी DPR की बात आप करते हो, ये ठीक है कि इन्होंने टेंडर कॉल किए DPR की, परंतु DPR बनाने वाली जो जिसने इसका टेंडर लेना है, अब तक उसके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं हुए। आज हरियाणा प्रदेश का लाडवा और कुरुक्षेत्र को छोड़ के कोई शहर नहीं है जहाँ बाईपास नहीं है। केवल 2 शहर बने हुए हैं जो कि मुख्यमंत्री के हैं। तो मेरी तो यही है कि बहुत जल्दी बनना चाहिए। अगर इसके अलावा बात करें थानेसर की, थानेसर से विधायक है सुभाष सुधा जी को इस बार आया। थानेसर के आपने जब आप विधायक बने थे तो कौन कौन से मुद्दे लेकर आप चले थे, लोगों के बीच में गए थे? हालांकि सुभाष सुधा पिछले 5 साल तक विधायक रहे,
अभी भी आपको क्या लगता है कि जो आपने लोगों को वादे किए थे, कमिटमेंट्स करी थी थानेसर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, उनमें से किस लेवल की चीज़ आपको लगता है कि आप पूरी कर पाए हैं? कुछ अगर लंबित हैं, कोई अड़चने हैं, तो वो कौन सी हैं जिसकी वजह से काम, ताकि एटलीस्ट जनता को ये बात ज़रूर हो कि भाई हमारे विधायक साहब उसके लिए प्रयासरत है और इन चीज़ों की वजह से काम रुके हुए हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र के लोगों ने 5वीं बार मुझे यहाँ से ड्यूटी सौंपी और मैं उनकी जो बात है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे प्रेस के माध्यम से हो, उनकी बात हमेशा रखता हूँ। परंतु जो सिस्टम है ना, मुझे लगता है कि बीजेपी का और ख़ास तौर पे हरियाणा प्रदेश की सरकार का डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं। देश के संविधान में एमएलए एमपी कोई सत्ता पक्ष से हो विपक्ष से हो, सबका बराबर का प्रोटोकॉल है। आज नरेंद्र मोदी एज एमपी जो प्रोटोकॉल मिला हुआ है वही एक साधारण एमपी को मिला हुआ है। आज विधानसभा के हमारे अध्यक्ष हैं चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो एमएलए का अधिकार इनका है वही अशोक अरोड़ा है। परंतु इन्होंने कभी भी विपक्ष के एमएलए की बात नहीं सुनी। विपक्ष कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, परंतु जब सबके साथ और विकास की बात आती है, ये तो यहाँ तक आ गए कि जो 42 एमएलए बीजेपी के जिन क्षेत्रों में हारे हुए हैं वहाँ पर प्रॉक्सी एमएलए लगा दी। अरे कहाँ संविधान में प्रॉक्सी एमएलए गए? तो यहाँ कौन प्रॉक्सी एमएलए लगा रखे हैं? यहाँ क्यों कई जगह लगाए हुए हैं। यहाँ भी मेरे ख्याल नीलोकड़ी के एमएलए हैं जी, श्री कबीर पंथी जी। तो वो क्या भगवान दास, वो तो यही बताएंगे। हमने तो कहा था विधानसभा में, वहाँ पे भैया यहाँ की भी क्यों बिठा रखे हो, यहाँ भी इन्हीं से काम चला लो। तो ये लगातार संविधान की अवहेलना करते हैं, डेमोक्रेसी को पैरों तले रोकते हैं। तो जो संविधान में प्रोटोकॉल है उसको फॉलो इनको करना चाहिए। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि भाई जो विपक्ष के एमएलए, आज आप कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हरियाणा में, आप कोई काम लेके जाते हैं, विकास के कार्य लेके जाते हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। हम तो कोई काम की बात करते हैं ना, इनके काम की बात करो ना, भी ये काम होना चाहिए, उसको भी ये सोचते हैं इन्होंने कह दिया। आज कैसा यार, कैसा सिस्टम है कि बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट आज उद्घाटन करते फिरते हैं। आपने कभी सुना है क्या? कभी आपने इस बात को देखा है कि संवैधानिक पोस्ट पे बैठा आदमी करे, डीसी करे, एसडीएम करे, मिनिस्टर करे, चीफ मिनिस्टर करे, कोई भी उद्घाटन करे, अच्छी बात, चाहे वो दूसरे हल्के में भी जाके करें। परंतु ये तो कोई किसी पोस्ट पे कोई नहीं है, वहां जाके पत्थर लगाते हैं जाके। तो जो लोग बुला रहे हैं वो किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं इनको? उनको भी तो सोचना चाहिए ना। लोग नहीं बुलाते, बुलवाए जाते हैं, ये सरकारी अधिकारी बुलाते हैं, लोग थोड़ी बुलाते हैं। अब गली के उद्घाटन के लिए पार्षद ही जाके करेगा, वो हारे हुए पार्षद थोड़ी करेगा। अब यहाँ पर हारे हुए पार्षद जाके नारियल तोड़ाते हैं और साथ में पूर्व मंत्री खड़े होते हैं। तो इस पर जब आपने कभी बात करी या जैसे आपकी चर्चा होती शहर में, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? भाई लोग तो कहते हैं हारे हो नकारे आदमी लगाते फिर। किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं इनको? ये तो मैंने आपकी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ने पूछा था जी कि ये किस कैपेसिटी में लगा रहे हैं, तो मैंने कहा एक जवाब दिया, आज आपको भी वही देता हूँ कि अपने हरियाणा में कहावत है कि जिसने उतार दी लोई उसका क्या करेगा कोई, जिन्होंने सर भी उतार दी उनका क्या करेगा। बात आपकी ठीक है। अभी हरियाणा की अगर हम बात करें तो कुछ और मुद्दे हरियाणा के अंदर, बेरोजगारी का एक मुद्दा अरोड़ा जी बड़े टाइम से चल रहा है। जो भी सरकार आती है वो हर सरकार कहती है बेरोजगारी दूर करेंगे, जैसे किसानों की बात करते हैं, किसान मुआवजे की बात करते हैं, लेकिन ये कभी ऐसा लगता है कि जैसे कभी खत्म ना होने वाला मुद्दा है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपने सरकारें चलाई हैं, कि ये प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब कि इतना टाइम बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आज अगर अपराध बढ़ रहा है तो वो बेरोजगारी की वजह से बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है तो वो भी बेरोजगारी की वजह से बढ़ रहा है। सरकार का रोजगार देने में कोई ध्यान नहीं। सरकार की और बीजेपी की नीति है प्राइवेटाइजेशन की, इसलिए नौकरियां नहीं है। आपको एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, यहाँ नॉन टीचिंग के लगभग 2500 पोस्टें सैंक्शन हैं और आज के दिन 1200-1300 एम्प्लॉइज हैं। सिर्फ आधे एम्प्लॉइज 2500 में से भी 12-1300 50% मतलब खाली है। 50% खाली है और SKRM में 500-400 लगा रखे होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर वही पोस्टें पक्की नौकरी बच्चों को मिले तो रोजगार बढ़ेगा। तो रोजगार ये देना नहीं चाहते। आपने पहले हुड्डा जी की जैसे पहले गवर्नमेंट रही, चौटाला जी की, तो सारी पार्टियां बात करती हैं, चलिए बीजेपी की बात कर लेती है, लेकिन ये एक ऐसा एजेंडा है कि
पार्टी कोई आए वो 3-4 चीज़ों मुद्दों मूलभूत मुद्दों के ऊपर बात करती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। लेकिन साल दर साल सरकारें बदलती रहती हैं, ये मुद्दे यूं ही चलते रहते हैं। क्या कभी ऐसी बात नहीं है जी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे जब भी लोगों को रोजगार मिला, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब भी रोजगार मिला, परंतु अब जो ये इन्होंने चलाया है ना सिस्टम, ये कौशल रोजगार वाला, ये हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ हीन भावना है। अब मैं आपको उदाहरण दूँ, एक परमानेंट टीचर लगा हुआ है, जेबीटी टीचर है, वो तो ले रहा है 70-80 हज़ार रुपये, और उससे भी हाई क्वालिफाइड बच्चा है वो 30,000 ले रहा है। उसके मन में कितनी हीन भावना होगी, एक ही स्कूल में दोनों पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो शोषण युवाओं का हो रहा है, आज ये डी ग्रुप की नौकरी की बात करते हैं, आज डी ग्रुप में जो 10वीं और 12वीं के बच्चे जिनको नौकरी मिलनी थी, उनकी बजाय वहाँ MPhil MSc बच्चे जा रहे हैं, और बच्चे भी इस तरह जा रहे हैं कि मुझे एक थानेदार कहने लगा कि SHO लगा हुआ था कहीं, वो कहने लगा कि हमारे यहाँ एक लड़की आई है जो मेरे समेत जितने का लगे हुए हैं ना यहाँ पर स्टाफ, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और लांगरी की पोस्ट पे आई है। तो हमने तो उसको कह दिया बेटी तू बैठी रहो, हम अपने आप रोटी बना लेंगे। मतलब कितना शोषण हो रहा है। नाम तो दे देते हैं, पानी पिलाने वाला रख दिया, उसका नाम कुछ और दे देते हैं। तो इस प्रकार ये शोषण बंद हो, ये बच्चों में हीन भावना खत्म हो, पक्की नौकरी देनी चाहिए, और जिसकी जिस पोस्ट के है उसको वहीं लगाना। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तैयारियां कर दी थी कि सब जगह पे ढोल नगाड़ों की तैयारी हो गई थी। कांग्रेस पार्टी की आप लोग भी तो कह रहे थे कांग्रेस की सरकार है। हम तो सारे ही कह रहे थे, एक भी कोई ऐसा नहीं था, बीजेपी वाले स्वयं मान रहे थे कांग्रेस की सरकार आ रही है, परंतु क्या इंतजाम थे ये तो आप नैब सिंह सैनी से जितने मिले पूछ लेना। मैंने तो पूछा था, मेरे को तो बताया नहीं था। नहीं बताया आपको? आपने पूछना था कि प्रबंध तो बता दो जी, कौन से प्रबंध किए थे। मैं तो एक दिन अलग भी पूछा था, जब भी नहीं बताया था। मैं विधानसभा में नहीं बताते, वैसे बता दो। नहीं बताया आपको? आपके साथ तो विशेष प्यार है, आप तो मेरा तो आपके क्षेत्र से सांसद रहे हैं। मेरे साथ सबका प्यार है, मैं किसी द्वेष नहीं, राजनीतिक द्वेषता हो सकती है हमारी, ठीक है, वो अलग अलग पार्टी, वो एक पार्टी की विचारधारा का, बाकी हमारा किसी से कोई पार्टी की विचारधारा, फैसला तो जनता करती है, परंतु कभी जनता के फैसले को जब चुरा लिया जाता है ना, उससे दुखद। अभी अगर हम बात करें राष्ट्रीय परिवेश की बात करें तो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। थोड़ा जी कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पर तेजस्वी यादव उसके साथ पूरी एग्रेसिवली राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ पे, बीजेपी जो है नीतीश कुमार के साथ कर रही है। क्या लगता है, आपके पास भी फीडबैक होगा, आपके पास भी जानकारी, क्या लगता है बिहार के अंदर क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कुछ कमाल करने जा रही है इस बार? जिस प्रकार के लोगों का रिस्पॉन्स है, जैसे वीडियो में हम देख रहे हैं कि लोग बहुत भीड़ गठबंधन के साथ आ रही है, तो उस हिसाब से तुम कह सकते हैं कि हरियाणा बिहार के अंदर गठबंधन की सरकार राहुल और तेजस्वी के नेतृत्व में बने। चलिए हरियाणा में दोबारा लौटते हैं। हरियाणा की बात करें तो पिछली बार जेजेपी जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर बनी, इस बार उनकी कोई सीट नहीं आई। जननायक जनता पार्टी के भविष्य को आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कैसे देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा प्रदेश का एक इतिहास है। हरियाणा प्रदेश में हमेशा विकल्प को वोट देते हैं। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी लगा रही है, और लोगों को उम्मीद भी कांग्रेस से है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही अगली बार सरकार बनाएगी। हर पार्टी अपनी पार्टी को बढ़ाने का प्रयास करती है, वो भी लगे हुए। तो मतलब आप भविष्य क्या देखते हैं? कोई भविष्य नहीं दिखता कि अभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। अरोड़ा साहब, आपने इतने टाइम की राजनीति देख ली, कई मुख्यमंत्रियों को चेहरे बदलते हुए देखे, एक न्यूट्रली बात करते हैं कि एक पॉलिटिशियन के तौर पे बात करते हैं, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते। और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आप स्पष्टता से बताएं, अगर हम बात करें उस एरा से, बंसीलाल जी की बात करें, देवीलाल जी की, भजन लाल जी की, ओम प्रकाश चौटाला जी, हुड्डा जी, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी, अगर पिछले ये 6-7 मुख्यमंत्रियों की बात करें, आप व्यक्तिगत तौर पर आकलन करते हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक प्रशासक के तौर पर, आपको क्या लगता है ये सबसे बेहतरीन कार्यकाल और सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन रहा है इनमें से? बहुत कठिन सवाल है। नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है अरोड़ा जी उसके लिए उपयुक्त आदमी है। मैं आपको एक ही बताता हूँ कि सभी ने हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए काम किया है, और आज हरियाणा प्रदेश बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से और आगे बढ़े, आज वाले मुख्यमंत्री को भी उन्हीं के पच्चीनों पे चल के काम करना चाहिए। आपने डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया है, आप निकल गए साइड से निकल गए। आपने मतलब एक नाम लेना चाहिए था, आपने बड़ी क्लोजली राजनीति देखी है, क्योंकि देखिए
लोग सुनना चाहते हैं। और अशोक अरोड़ा जी एक जो मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और सबसे बड़ी बात, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। मैंने जितने लोगों से आज देखिए, तक चौधरी बंसीलाल का विकास में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश उस समय बना था और चौधरी बंसीलाल ने बड़ी मेहनत करके विकास कराया। चौधरी देवीलाल मास लीडर थे। उन्होंने जो आपकी सामाजिक चीज़ें थी, चाहे वो पेंशन की बात थी, चाहे वो चौपालों की बात थी, चाहे गरीब के उत्थान की बात, पेंशन की बात हो गई, उन्होंने किए। और जो पकड़ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी, वो किसी की नहीं थी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर। और हुड्डा साहब के समय भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली के मामले में बहुत बड़ा, सड़कों के मामले में बहुत बड़े काम हुए। और रही मनोहर लाल जी की बात, मनोहर लाल जी के समय में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ, परंतु हरियाणा प्रदेश के अंदर छोटे मोटे काम तो उन्होंने किए हो, तो आपके सामने। वो तो लंबी फहरिस्त गिनाते हैं, नहीं, भाई बिना खर्ची भर्ची नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी। ये कहना कि बिना पर्ची और पर्ची से हमने काम कर दिया, वो कहते हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी में था, भ्रष्टाचार, तो उसको हमने ट्रांसपेरेंट किया। वो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जब एचपीएससी के दफ्तर में पैसे पकड़े गए, उनके समय में पकड़े गए थे। एससीएससी कमीशन में पैसे पकड़े गए थे, उनके समय पकड़े गए थे। एसकेआरएम में जो उनका चेयरमैन था, उनके समय में अंदर हुआ था। तो आज भी जो भ्रष्टाचार के आरोप अधिकारी सुसाइड में लगा रहे हैं, दूसरे लगा रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार है। तो ये खाली ये कह देना कि हमने पर्ची खर्ची से बंद कर दी, इससे काम नहीं चलता। हरियाणा प्रदेश के अंदर योगदान मैंने कहा सबका है। हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए थोड़ा है, किसी का ज़्यादा है, परंतु योगदान सबका है। चलिए, आपने ना उदाहरण दे के सबको जस्टिफाई कर दिया। बट चलिए, अगर हम बात करें अरोड़ा जी हरियाणा की, अगर हम इस समय सबसे जिसको बोलते हैं कि जहाँ पर सरकार को एड्रेस करने की ज़रूरत है और सबसे संजीदगी से, अगर अशोक अरोड़ा जी से पूछा जाए कि आज 3 या 5 ऐसे कौन से एजेंडाज हैं जो सरकार को इमीडिएटली प्रदेश के लिए करने चाहिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड या कोई भी, वो कौन से होंगे? सबसे बड़ा एजेंडा जो होता है ना किसी भी सरकार के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा। इन 3 चीज़ों पे अगर सरकार मजबूती से काम कर लेगी ना, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छे लोगों को चिकित्सा मिले और सुरक्षा मिले, हरियाणा प्रदेश देश का सबसे बड़ा आगे राज्य बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप अच्छी सुरक्षा दो, हमारे पास तो बहुत अच्छी बात यह है कि हम दिल्ली के 3 तरफ हैं। हमारा तो 70% एरिया एनसीआर में आता है, तो हमारे पास तरक्की के बहुत चांस हैं, परंतु उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है सुरक्षा। और स्कूलों में बच्चे आज हरियाणा प्रदेश की क्या हालत है, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे आज भी, अगर सारे प्राइमरी की, पीजीटी की, इन सब की होगा तो 20,000 पोस्टें टीचर्स की खाली पड़ी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, बहुत जगह पर मास्टर नहीं है, बिल्डिंग है जर्जर हालत में है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। तो बेसिक जरूरत भी अगर आप पूरी नहीं कर पाते तो फिर और क्या करो। मैं तो ये कहूँगा कि स्वास्थ्य की आपने बात की, जो कि मुझे लगता है शायद जीवन के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं नाम कोट नहीं करूँगा, बड़ी बार ऐसे वाक़या देखने को आते हैं कि सरकार के अंदर रहने वाले विधायक और मंत्री ही जब बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, सरकारी अस्पताल जाते हैं और 2 दिन वहाँ से छुट्टी लेकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होते हैं। उनको पता है क्या सुविधाएं नहीं है, हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। यही है ना कि उनको खुद ही विश्वास नहीं है, तो जनता कैसे करेगी? प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर भी जब थे, वो भी बाहर जाके दाखिल हो जाते थे। मैं यही तो मैं ये कह रहा ना, तो खुद पे ही विश्वास नहीं है। और उस सिस्टम इतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के अंदर माड़ा है कि थोड़ी सी कोई घटना एक्सीडेंट की हो जाती है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले लो, सीधा रेफर कर देंगे। लेकिन अरोड़ा साहब ये कोई वहाँ देखता भी नहीं, उसको फर्स्ट एड भी नहीं देते, कहते इसे चंडीगढ़ ले जाओ, पीजीआई ले जाओ। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर इस सिस्टम की कमजोरी है, सिस्टम की कमी है, इतने सालों से इतनी सरकारें चल रही हैं, आज लोगों को क्यों जरूरत पड़ती है प्राइवेट हॉस्पिटल? जो सरकार के पास फंड्स और पैसे की कमी नहीं है, सरकार चाहे तो क्या फैसिलिटीज नहीं कर सकती? और मैं सिर्फ केवल बीजेपी सरकार की बात नहीं, मैं प्रीवियस में रही सारी सरकारों को लेकर ये सवाल पूछना चाहूँगा। इस बात पे सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए था और अब देना चाहिए, अब भी देना क्योंकि चाहिए। लगातार इस पे बात होती है लेकिन सुधार नहीं होता। बात ये रोज करते हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना लें, जहाँ बने हुए उनको ठीक ठाक रख लो, पहले वो तो दुरुस्त कर ले, वहाँ आज फैसिलिटीज। तनेसर का कुरुक्षेत्र का जो हमारा हॉस्पिटल है LNJP, यहाँ पर जाके देखो, एक बेड पे 3 पेशेंट पड़े।
तो इस प्रकार के अगर हालात होंगे, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण पिछले स्थिति है दिनों हेल्थ मिनिस्टर आई थी यहाँ, उन्होंने खुद व्यवस्था को देखा कि किस प्रकार बाथरूम के ताले लगे हुए हैं, वो तो खुद भी वो गई थी वो खुद गई थी। तो इस सिस्टम को, मेरा कहना है किसी भी प्रदेश के लिए सबसे बड़ी जरूरत है अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। अशोक अरोड़ा जी, भी थानेसर के लिए जो आपको लगता है कि अगले 4 साल के अंदर जो आपके काम हैं, जो आपको लगता है लंबित काम है, जो आपने कमिटमेंट करी थी, कौन कौन से आपने प्रायोरिटाइज कर रखे हैं कि यार ये मुझे थानेसर की जनता को मैंने वचन दिए थे, वादे किए थे, चाहे मैं इस समय विपक्ष का विधायक हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं इनको करने के लिए पूरी तरह से जो है ना कमिटेड। सबसे बड़ा तो यहाँ पहले आपको ये बात आई है बाईपास का। दूसरा यहाँ पर बाईपास के अलावा भी ना तो गीता जयंती पे शहर के अंदर ट्रैफिक बहुत होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। जो यहाँ के साथ लगती रोड्स हैं उनके स्ट्रेंथन की बात भी मैंने उठाई है और उनको भी हम प्रायोरिटी पे लें ताकि रूट डाइवर्ट हो जाए, ताकि वो सारा स्टक ना हो जाए। यहाँ पर आयुष यूनिवर्सिटी 2015 में इन्होंने ज़मीन 2015 या 16 में पंचायत 600 एकड़ ली थी। रोज कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान की पहली आयुष यूनिवर्सिटी बनाई है, परंतु आज तक उस पर काम नहीं हुआ। लगातार मैं हेल्थ मिनिस्टर से भी पीछे मिला, हमने विधानसभा में बात उठाई, अब उसके टेंडर लगे हैं 16 के बाद, अब टेंडर लगे हैं, उस पर भी काम हम शुरू करा रहे हैं। हमारा पिपली का बस स्टैंड है, मुख्यमंत्री का अपना हल्का पड़ता है, हम उसकी भी बात उठा रहे हैं। इसी प्रकार शहर इसको पूरा रीडिफाइन रेनोवेट टाइप किया, नया बस स्टैंड नया बस स्टैंड बनाएगा। हम जहाँ किसान की बात आती है वो भी करते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जो भी समस्या लोग उठाते हैं हमारे सामने, हम अपनी मजबूती से उनका पक्ष रखते हैं। हमें क्या कितनी दिक्कत उठानी पड़े, हमें कोई डर नहीं किसी के पास जाने को। हमें अगर समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े तो जाएंगे, विधानसभा में आवाज उठानी पड़ेगी तो उठाएंगे। अगर कोई नहीं मानेगा, कुरुक्षेत्र की जनता के लिए जो ड्यूटी उन्होंने सौंपी हो, धरना देना पड़े तो वो भी दें। एक विधायक के तौर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कहना चाहें? मुख्यमंत्री जी से एक ही कहूँगा मैं कि आप मजबूत बनिए। कई बार जिक्र आ जाता है, लोग कह देते हैं डम्मी है, मुख्यमंत्री कोई डम्मी नहीं होता। मुख्यमंत्री का एक बड़ा भारी पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है। एक राजा के तौर पे लोग देखते हैं। ये ठीक है कि राजा प्रजातंत्र में लोग बनाते हैं, परंतु बनता है तो लोगों से। आज मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको मजबूती से हरियाणा प्रदेश के पक्ष रखना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की SOEL का मुद्दा है, उसकी मुख्यमंत्री जी को लड़ाई लड़नी चाहिए। हरियाणा प्रदेश की हमारी राजधानी है, मैं तो ये कहूँगा अब राजधानी चंडीगढ़ की बजाय अलग ही मांग लेनी चाहिए अपना हिस्सा उनसे, क्योंकि चंडीगढ़ का इशू तो अलग हुआ ही नहीं। आप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, राजधानी की बात, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आप जिक्र जाते हो, कितनी बुरी हालत है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो ये जो जुड़े मुद्दे हैं SOEL के साथ साथ, इनको मजबूती, आप अलग राजधानी की बात भी करेंगे, अलग राजधानी, मुख्यमंत्री को मजबूती से इसका पक्ष रखना चाहिए। और मुख्यमंत्री को सबसे पहला काम करना चाहिए कि ये इवेंट्स छोड़ के पुलिस को मजबूत करे ताकि लोगों को सुरक्षित रह सके। तो अशोक अरोड़ा जी का कहना है कि एक तो जो अलग राजधानी है, एक अलग राजधानी पर विचार करना चाहिए और इवेंट मैनेजमेंट का काम छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, पुलिस को मजबूत करें। देखो, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाए, लोग मनाए, ठीक है, सरकार उसमें शामिल हो, परंतु सरकार जयंतियाँ मनाती है, पुलिस को उसमें इंतजाम करने पड़ते हैं। अगर रोज आप इवेंट्स ही करते रहोगे तो भाई पुलिस को भी दिक्कत आएगी। जो मूलभूत काम है वो। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी आप मजबूत बनो, मजबूर मत बनो। चलिए अशोक अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के इस निष्पक्ष मैंने का, और आपने बड़ी, मुझे लगता है बहुत ऑनेस्टी के साथ आपने अपनी सारी बात रखी है। उम्मीद करते हैं कि आप थानेसर की और यहाँ की जनता ने जो आप पे विश्वास व्यक्त किया है, आप प्रदेश के एक बड़े मजबूत नेता हैं, लगातार जनता की आवाज़ लोगों के बीच में उठाते रहे हैं, नेताओं के सामने और विधानसभा में उठाते रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे इसी प्रकार से अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस पार्टी, जो आज विपक्षी पार्टी है हरियाणा के अंदर, मुखरता से आवाज़ उठाते रहें। जहाँ पर जनता की नुमाइंदगी और बात रखने की बात आए तो आपकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहे, ताकि जनता को जस्टिस मिले, जो भी जनता के काम है वो आप पूरे करवा सके। हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात की है। मैं तो थानेसर की जनता का जी इतना एहसानमंद हूँ कि मैं तो एक छोटा सा इंसान, ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड थी, ना कोई हमारी
बहुत बड़े हम परिवार से थे और यहाँ की जनता ने 5 बार नुमाइंदगी का मौका दिया है। इनके लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं अरोड़ा जी कि आप इसी प्रकार से जो आपका सेवा भाव है और जिस तरह से आप कृतज्ञ फील करते हैं थानेसर की जनता के लिए कि उन्होंने आपको मौका दिया, हम उम्मीद करेंगे कि उनकी उम्मीदों पर आप पूरी तरह से खरा उतरे और निरंतर यूं ही जनता के जो इंटरेस्ट की बात है वो लगातार प्रदेश के अंदर उठाते रहे। यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आज निष्पक्ष कार्यक्रम में थे थानेसर से विधायक श्री अशोक अरोड़ा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। लगातार उनका यही कहना है कि वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि एक तो पारदर्शिता लाई जाए हर चीज़ के लिए, विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो लेकिन उनकी बात को उतनी ही तवज्जो दी जाए जितनी कि सत्ता पक्ष के विधायक को दी जाए। कानून व्यवस्था को मजबूत करना, बेरोजगारी को दूर करना, किसानों के मुद्दे पर सरकार को आकर फ्रंट फुट पे स्टैंड लेना और सरकार के और प्रदेश के अंदर जो भी इस समय किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, चाहे वो गुंडागर्दी फैला रहे हैं, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन पर पूरी मजबूती के साथ नकेल कसनी चाहिए। अशोक अरोड़ा जी का यही कहना था कि प्रदेश के अंदर हारमोनी बढ़े और साथ ही साथ प्रदेश तरक्की करे, उन्नति करे, ऐसा उनका। और विपक्ष की भूमिका में निरंतर वो जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे और कांग्रेस की तरफ से बुलंदी के साथ बीजेपी के साथ सामने जाकर लगातार प्रदेश हित की बात करते रहेंगे। निष्पक्ष में हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि जो मुद्दे, जो सवाल आपसे जुड़े हुए थे वो अशोक अरोड़ा जी से पूछने का काम किया। उम्मीद करेंगे कि आपको ये शो पसंद आएगा। आपको लगता है कि हमारे आने वाले शोज़ के अंदर किन नेताओं के साथ आप उनसे बात करना चाहेंगे, उनकी बात सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। कोई ऐसे सवाल जो आपको लगता है प्रदेश की राजनीति से संबंधित, जो आपको लगता है कि हम प्रदेश के नेताओं से पूछें, वो भी ज़रूर हमें मेंशन करिए। और कोई हमारे लिए सजेशंस हो तो वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में करिए। चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के इस खास शो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।